नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है और आज जिस सीरीज़ को मैं लेके आया हूँ उसका जो सेकंड पार्ट है वो है प्लानिंग फेज। आपको पता है ये 8 एपिसोड की सीरीज़ है जिसमें जो पहला एपिसोड था वो ओवरऑल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में था। दूसरा स्पेसिफिकली जो APQP के 5 फेजेस हैं, जो पहला प्लानिंग फेज, देन दूसरा प्रोडक्ट डिज़ाइन फेज, तीसरा प्रोसेस डिज़ाइन फेज, चौथा वैलिडेशन प्रोसेस और पांचवा फीडबैक प्रोसेस, और उसके बाद चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस, और लास्टली क्या क्या डिज़ाइन के चैलेंजेस हैं और क्या उसमें एक्शन ले सकते हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो APQP का पहला फेज़ है कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है। डिवाइड आइजनहावर ने बहुत ही अच्छी बात की है कि एट द टाइम ऑफ प्लानिंग फॉर द वॉर he find it useless to plan, but the planning he always expects it to be indispensable। यानी कि उनको लगता था कि सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, बट अगर उसको स्ट्रक्चर्ड वे में प्लानिंग की जाए, उसकी टाइमलाइन डिसाइड की जाए, उसमें क्या क्या एक्शन लेने हैं, तो वो एक्चुअली में काम करती है। कुछ इसी तरह से न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी होता है, जहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जिस समय जो सेल्स की टीम है वो डिसाइड कर लेती है कि ये प्रोडक्ट अब हमें डिज़ाइन करना है और उसका हमें कंफर्मेशन मिल जाता है, तो उसको किस तरीके से प्लान करना है जिससे कि जो आगे जो हम ओवरऑल रिजल्ट चाहते हैं उसको हम अचीव कर सकें। बट आगे जाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट फेज़ में आने से पहले क्या क्या हमें प्रिपरेशन करनी है। तो 6 मेन बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए आगे जाने के लिए। जो पहली बात है वो है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या पॉसिबल चैलेंजेस आ सकते हैं, किस तरह का कॉम्प्लेक्सिटी है उस प्रोडक्ट की, जिससे कि हम उसी हिसाब से आगे सारी प्लानिंग करें। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम, जिसमें अलग अलग प्रोसेसेस के लोग होंगे और मे बी अगर रिक्वायरमेंट हुई तो उसके अंदर सप्लायर भी हो सकता है और कस्टमर भी हो सकता है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कौन टीम लीडर होना चाहिए, वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। देन जो चौथी बात है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कौन सी एक्टिविटी करने के लिए और कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो इस क्रॉस फंक्शनल टीम में लोगों को दी जाएंगी। जो पांचवी इंपॉर्टेंट बात है वो है विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन चैनल्स। ये डिसाइड करना कि किस तरीके से जो ये क्रॉस फंक्शनल टीम है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी और किस तरीके से अगर किसी और को ये कम्युनिकेशन देना है तो वहाँ पर वो कम्युनिकेशन किस तरीके से दिया जाएगा। जब ये सारी की सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, देन जो अगला स्टेप आता है वो प्लानिंग फेज़ आता है। अगर आप IATF 16949 की बात करेंगे जो क्लॉज नंबर 8.3 है, या APQP का जो सेकेंड एडिशन है जो जुलाई 2008 में आया था, तो जो 5 फेज़ हैं उसमें जो पहला फेज़ है वो प्लानिंग फेज़ है। प्लानिंग फेज़ के बहुत सारे इनपुट्स हैं, उसमें से कुछ जो की इनपुट्स हैं वो आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। जो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट है वो है वॉइस ऑफ द कस्टमर। यानी कि अब जब हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं तो उस स्टेज पे कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी। अगर उसका कोई PPM का टारगेट है, प्रोडक्टिविटी के रिलेशन में अगर उसने ये डिसाइड किया हुआ है कि उसको हर महीने से फॉर एग्जांपल 50,000 पीस चाहिए, तो उसके हिसाब से क्या प्रोडक्टिविटी का टारगेट बनेगा। देन कॉस्ट का टारगेट, एक सर्टन कॉस्ट प्राइस है। से फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि हमने 200 रुपये एक कॉस्ट सेट की है जिसमें हम कस्टमर को प्रोडक्ट देने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमें किस तरीके से आगे डिज़ाइन करना है। देन ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहेगी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की। जो कस्टमर के अलग अलग टाइमलाइन होती हैं विद रिस्पेक्ट टू पायलट लॉट और मे बी स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, उसके हिसाब से हमें किस तरह से प्लानिंग करनी है। तो ये सारी वॉइस ऑफ कस्टमर में आती हैं। देन इसके अलावा जो प्रीवियस डिज़ाइन हुए हैं, इससे पहले जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन ने पहले डिज़ाइन किए हैं, वहाँ से भी बहुत सारी जानकारी मिल सकती हैं जो कि बहुत यूज़फुल रहती हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन के लिए। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जो अगर इस तरह का प्रोडक्ट पहले भी बनता रहा है तो उसमें किस तरह की वारंटीज़ आई थी, किस तरह की रिजेक्शन आई थी, वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत यूज़फुल रहती हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग प्रोसेस। देन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के जो बेंचमार्क के डाटा हैं वो भी बहुत यूज़फुल होते हैं इस स्टेज में, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट को डेवलप करने वाले हैं तो प्रेजेंट एग्जिस्टिंग मार्केट में किस तरह के टारगेट्स हैं या किस तरह के लेवल्स हैं जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। से फॉर एग्जांपल जब हम यूरो 4 से यूरो 6 की तरफ जा रहे थे तो कुछ कंट्रीज़ में ऑलरेडी यूरो 6 इम्प्लीमेंट हो चुका था,
तो वहाँ पर किस तरह के बेंचमार्क डाटा हैं उनको हम कंसिडर करते हुए यूरो 4 से यूरो 6 की तरफ जा सकते हैं। देन इसके अलावा जो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट के कुछ टारगेट्स हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, उनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जनरली हम डाई कास्टिंग में एल्युमिनियम डाई कास्टिंग या जिंक डाई कास्टिंग यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। क्या मैग्नीशियम डाई कास्टिंग को भी यूज़ कर सकते हैं? अगर करेंगे तो उसके क्या बेनिफिट होंगे, उसमें किस तरह का एक्सपेंडिचर आएगा, वो सारा काम भी इस पर्टिकुलर स्टेज में हम चाहें तो कर सकते हैं। देन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ऑफ लेट देखा जाए बहुत लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है। से फॉर एग्जांपल अक्सर हम एक वर्ड सुनते हैं ECU, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, बहुत जगह पे इसको इंजन कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है प्लानिंग फेज़ में कि क्या कोई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, और अगर वो है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी किस तरीके की एप्लीकेशन है, उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देन स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आज के टाइम में कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको अंडरस्टैंड करना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल अगर हम एमिशन की बात करें तो उसके आजकल यूरो 6 के कुछ नॉर्म्स हैं जिसको अंडरस्टैंड करना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। या अगर हम सेफ्टी के बारे में बात करें तो सीट बेल्ट को लेके, एयर बैग को लेके बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को इस प्लानिंग फेज़ में उसको भी अंडरस्टैंड करना है कि क्या ऐसी कोई लीगल रिक्वायरमेंट है जिसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। इसके अलावा रिलायबिलिटी के रिलेशन में भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर है तो उसको भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में कोई नहीं चाहता कि जब कोई व्हीकल चला रहा है तो उसमें कहीं भी कोई ब्रेकडाउन आए, कहीं कोई इशू आए। तो क्या रिलायबिलिटी के डाटा हैं, क्या इनपुट हैं जो कस्टमर की तरफ से आई हैं, वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज़। एक बार ये जब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाती है तो उसके बेसिस पे फिर आउटपुट होता है इस फर्स्ट फेज़ का। जो कुछ की आउटपुट हो सकते हैं, सबसे पहला तो होता है डिज़ाइन गोल्स। जब हम डिज़ाइन गोल्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वो सब एक्सपेक्टेशंस जो कस्टमर की हैं विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू एस्थेटिक्स, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू द सेंसरी फीलिंग्स, उसे फीलिंग किस तरह की आएंगी, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग जो एक यूज़र एक्सपेक्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, वो सब डिज़ाइन गोल्स में आते हैं। देन जो दूसरा पॉइंट है वो है विद रिस्पेक्ट टू रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स। यहाँ पे इंटेंट ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर, यहाँ सिर्फ मशीन की बात नहीं हो रही, यहाँ बात उस प्रोडक्ट के बारे में भी हो रही है कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है, कितने समय तक बिना किसी ब्रेकडाउन के वो प्रोडक्ट चलने वाला है। देन इसके अलावा कोई टारगेट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, विद रिस्पेक्ट टू वारंटी, वो भी सब इनपुट रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी गोल। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी है जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसी खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम आई तो सारा प्रोडक्ट इम्पैक्ट होता है। तो उन सब को आइडेंटिफाई करना जिससे कि प्रोसेस में क्या कंट्रोल्स लगाने हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, उसके लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। देन एक कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल को भी एक बनाया जा सकता है एज एन आउटपुट। प्रिलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल का इंटेंट ये है कि एक पर्टिकुलर असेंबली के लिए क्या अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स लगने वाले हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे ये हमें पता चलेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आज के टाइम में कॉमन हैं, या कोई नया सप्लायर हमें डेवलप करना है, या एग्जिस्टिंग सप्लायर से कोई नया कंपोनेंट हमें डेवलप करना है। वो सारी जानकारी हमें इस फेज़ में पता लगती है। सिमिलरली एक प्रिलिमिनरी प्रोसेस फ्लो चार्ट भी बनाया जाता है। उसका इंटेंट ये है कि जिस समय इनकमिंग इंस्पेक्शन में कोई मटेरियल हमारे पास आएगा और जब हम उसे डिस्पैच करेंगे उस सारे प्रोसेस का क्या फ़्लो रहेगा, एक टेंटेटिव आइडिया लगना बहुत ज़रूरी है। और वो जो प्रोसेस फ़्लो चार्ट हम बनाते हैं वो यूज़फुल रहता है विद रिस्पेक्ट टू फर्दर डिज़ाइनिंग ऑफ फ्लोर प्लान, लेआउट और बाकी सब चीज़ों के लिए, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। एक बार जब ये सब की इनपुट्स ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाती हैं तो एक प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। जो प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन गोल्स, रिलायबिलिटी गोल्स, क्वालिटी गोल्स, जो बिल ऑफ मटेरियल, प्रोसेस फ्लो चार्ट, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो सब आइडेंटिफाई किए हैं उन सब का समरी करके वो फिर यूज़ होता है अगली स्टेज में जब हम FME की बात करते हैं, और आगे हम देखते हैं कि हमें डिज़ाइन फेज़ में क्या क्या करना है। लास्टली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट इस प्रोसेस का रहता है वो है मैनेजमेंट सपोर्ट।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को या किसी डेवलपमेंट को शुरू कर रहे हैं तो उसमें मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट कितनी है, क्या टाइम टू टाइम हम उसको बता रहे हैं कि हम किस स्टेज पे पहुंचे हैं, क्या चैलेंजेस हमें आ रहे हैं और किस तरह का सपोर्ट हमें मैनेजमेंट से मिल रहा है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमेटिक तरीके से इन सब इनपुट्स को आइडेंटिफाई करती है और जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं जो वेरी कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो उससे निकल के आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने क्वालिटी का टारगेट लिया हुआ है, कॉस्ट का टारगेट लिया है या प्रोडक्टिविटी का टारगेट लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फेजेस में उसको हम ठीक से सिस्टमेटिकली इम्प्लीमेंट कर पाएँ और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव कर पाएँ। देन जो कस्टमर के रिलेशन में जो सेटिस्फेक्शन है उसको भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो हाई रहेगा, क्योंकि कस्टमर को लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग कर रही है और प्रोडक्ट को डेवलप कर रही है। और जब ये सब काम ठीक से होता है तो ओवरऑल जो एम्प्लॉई का मोटिवेशन लेवल है वो हमेशा सर्टेनली हाई रहता है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो मैंने बात की सबसे पहले कि क्या क्या प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी फर्स्ट फेज से पहले, जहां मैंने आपसे बात की थी फॉर्मेशन ऑफ CFT, आइडेंटिफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, कम्युनिकेशन चैनल, आइडेंटिफाइंग द टीम लीडर, फाइंडिंग आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़। और उसके बाद मैंने डिज़ाइन फेज़ में जो मैंने प्लानिंग फेज़ में जो इनपुट की बात की थी, इनपुट थी वॉइस ऑफ द कस्टमर, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस असम्पशंस, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस बेंचमार्क डाटा, रिलायबिलिटी डाटा, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। इसके अलावा प्रीवियस जो हमने डेवलपमेंट की थी उसके क्या इनपुट्स रहे थे, जो पहले जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया उसका वारंटी का डाटा किस तरह का चल रहा है, रिजेक्शन का ट्रेंड किस तरह का चल रहा है, वो सारी जब इनपुट हमारे पास आती हैं तो उसके बेसिस पे जो आउटपुट जो मैंने आपसे शेयर की थी विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन गोल्स, रिलायबिलिटी गोल्स, क्वालिटी गोल्स, प्रिलिमिनरी बिल ऑफ मटेरियल, प्रोसेस फ्लो चार्ट एंड देन फाइनली द एश्योरेंस प्लान। सो ये था पार्ट 2 इस सीरीज़ का। जो अगला एपिसोड होगा वो स्पेसिफिकली फेज़ 2 होगा APQP मैनुअल का, और वो होगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट डिज़ाइन प्रोसेस। अगर जो वीडियो मैंने आपको अभी शेयर किया इसके बारे में और डिटेल में आप जानना चाहते हो तो नीचे जो ब्लॉग है उसमें जो लिंक है उसको आप क्लिक करेंगे तो और डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और इस तरह के वीडियोस रेगुलरली आपके पास आते रहें तो जो मेरा YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।